Good morning, students. Hope you all are well. Today we are going to continue our previous topic, Resources of India, Chapter 2. This is Part 2. In Part 1, we have already learnt about agriculture, distribution of agriculture in Indian economy, important crops of India and their distribution. Now in this part, we are going to learn about contribution of government agencies in एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। मतलब जो गवर्नमेंट है हमारी, उनका क्या योगदान रहा एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन 1966-67 अ न्यू एरा वॉज स्टार्टेड ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल चेंज बाय ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो 1966-67 में एक न्यू एरा स्टार्ट हुआ, एक नया युग आया जिसमें एक बहुत ही अच्छा चेंज हुआ, टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, जो टेक्निक्स थी वो चेंज हुई, उसके कारण ग्रीन रेवोल्यूशन आया। उसको हिंदी में हरित क्रांति बोलते हैं, जिसने क्या इम्प्रूव किया, हमारी जो एग्रीकल्चर है इंडिया की उसको इम्प्रूव किया, उसको बेटर किया। नाउ क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन? Green revolution means rapid increase in agriculture production by the use of seeds of high yielding variety, chemical fertilizers and new technology। अब green revolution के कारण क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था, जो हमें खेती ऐसे ही बिना किसी अच्छे टेक्नोलॉजी के जो नॉर्मल खेती हम करते आ रहे थे, तो उससे उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने क्या किया, बहुत ही अच्छी वैरायटी के सीड्स लिए, केमिकल्स यूज़ किए और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ हमने खेती करना शुरू किया, तो उससे बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन हुआ, बहुत अच्छा ही हमको उसका रिज़ल्ट मिला और एक क्रांति आ गई, जिसके कारण हम उसे ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। फिर ये कहाँ पे हुआ, कहाँ कहाँ इसका प्रोडक्शन है जो ज़्यादा हुआ, कहाँ अप्लाई हुआ? इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस इन पंजाब, हरियाणा, यूपी ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ HYV मीन्स हाई यील्डिंग वैरायटी। जो अच्छी वैरायटी के बहुत ही अच्छे सी बीजों को लेकर उनने खेती की, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन हुआ इन सारी जगह पे। नाउ दूसरा है वाइट रेवोल्यूशन। उसमें क्या हुआ, वाइट रेवोल्यूशन इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एनिमल रेयरिंग, मतलब जो पशुपालन करते हैं उससे रिलेटेड है। और दिस इज़, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड। अब कभी क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान देना है कि किसको ऑपरेशन फ्लड कहा गया है, तो वाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड कहा गया है। फिर वाइट रेवोल्यूशन मीन्स इंक्रीज़ इन मिल्क प्रोडक्शन। अब वो किस लिए वाइट, देखो वाइट मिल्क भी वाइट होता है, तो जब वाइट आएगा तो हम किससे रिलेट करेंगे उसको, मिल्क से। ऐसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, मिल्क से। नाउ फिर आता है येलो रेवोल्यूशन। नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन, द स्ट्रैटेजी ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन of crop for edible oil and oil seeds। अब जो येलो है, अब देखिए ऑयल जो होता है वो येलो कलर का होता है मोस्टली, तो येलो से आप क्या याद रखेंगे, येलो रेवोल्यूशन किस लिए, ऑयल के लिए। तो अच्छी जो है ईडेबल ऑयल के क्रॉप्स जो होते हैं, जैसे सरसों की खेती वगैरह, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई कि उसको ज़्यादा अच्छे से डेवलप करके और ज़्यादा अच्छी खेती हो पाए और ऑयल सीड्स हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले और ईडेबल ऑयल मिले, इसलिए येलो रेवोल्यूशन किया। नाउ उसके बाद है ब्लू रेवोल्यूशन, प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन फिशरीज सेक्टर इन द कंट्री। अब ब्लू, पानी में क्या रहता है, मछलियाँ, ब्लू होता है पानी, पानी में क्या होती हैं, मछलियाँ, तो ब्लू रेवोल्यूशन में क्या है, फिशरीज़। तो फिशेस के लिए, फिशेस ज़्यादा अच्छे से
हमें मिल जाएं और उनको अच्छे से पालें और उनकी संख्या बढ़े, जिससे कि उसका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ेगी उसकी तो हमें ज़्यादा अच्छे से फिशेस वगैरह मिल पाएंगी, है ना। तो इसके लिए ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो गवर्नमेंट ने इसके डेवलपमेंट के लिए कार्य किया। फिर है पिंक रेवोल्यूशन, जो है नेचुरल मिनरल्स एंड विटामिन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब ये एक्चुअल में है ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिनसे हमको मिनरल और विटामिन वगैरह मिलते हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से ग्रो करना, उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए पिंक रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट किया गया। नाउ अब है मेडिसिनल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। अब मेडिसिनल से तो आप समझ गए होंगे, जिनसे दवाइयाँ वगैरह बनती हैं, जैसे तुलसी है वो एक मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। फिर हॉर्टिकल्चर है जो बागवानी की जाती है ना, तो वो वैसे क्रॉप्स। तो अब सबसे पहले उसके अंडर में आता है फ्रूट्स। तो इंडिया में 39% जो है मैंगोज़ जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, उगाए जाते हैं। 39% हमारे यहाँ मैंगो होते हैं और 23% जो है वो बनाना की फसल होती है। तो ये जो हैं ये हॉर्टिकल्चर बागवान, क्योंकि खेती नहीं होती है मैंगो के, तो बाग होंगे ना, बाग, बड़े बड़े बाग, या बनाना के लिए बाग पूरे बनाए जाएंगे, ठीक है। और वेजिटेबल्स देखो, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कर्ली फ्लावर। इंडिया का जो रैंक है कर्ली फ्लावर में फ़र्स्ट है, पहले नंबर पे है, सबसे ज़्यादा कर्ली फ्लावर होती है यहाँ पर। सेकंड इन ओनियन, दूसरे नंबर पे यहाँ पे ओनियन होती है इंडिया में। और थर्ड इन कैबेज। कैबेज जो है पूरे वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे हमारा इंडिया है जहाँ पे कैबेज होती है ना। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे कर्ली फ्लावर में आते हैं हम इंडिया, और सेकंड नंबर पे ओनियन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। फिर इंडिया रैंक सेकंड आफ्टर चाइना इन द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल। अब चाइना में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल होती हैं और दूसरे नंबर पे इंडिया में जो वेजिटेबल का प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है। फिर आते हैं फ्लावर्स। तो ट्रेडिशनल टेक्निक से कल्टीवेट करते हैं फ्लावर्स को, है ना, इंडिया में। और 1.14 लाख हेक्टर लैंड जो है वो अंडर फ्लावर कल्टीवेशन के काम आता है। फिर आता है स्पाइसेस। स्पाइसेस में इंडिया इज़ नोन एज द हाउस ऑफ स्पाइस। हमें तो पता ही कि शुरू से हमारे यहाँ मसाले, स्पाइसेस मसाले हुआ करते थे, और बल्कि जो विदेशी हैं वो भी स्पाइसेस के से अट्रैक्ट होकर हमारे इंडिया में आए थे, और भी बहुत सी अच्छी चीज़ें देखकर इंडिया में आ गए थे और यहाँ से लेकर गए थे, काली मिर्च के लिए आए थे। फिर स्पाइसेस आर ग्रोन ऑन टू 25.6 लाख हेक्टर एरिया। इतने एरिया में ग्रोन होती हैं, इतने हेक्टर एरिया लैंड पे ग्रो होती हैं क्या, स्पाइसेस। अब हम आते हैं हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे। ये कब स्टार्ट हुआ था ये डेवलपमेंट प्रोग्राम? हॉर्टिकल्चर मींस बागवानी, बागवानी का डेवलपमेंट का प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट हुआ था? 2005 में। क्यों स्टार्ट किया गया था? टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। जो बागवानी वाले क्रॉप्स होते हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, इसलिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। फिर क्या एम था इसका? प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैज़ टू बी इंक्रीज फॉर एक्सपोर्ट। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहते थे ताकि उसको एक्सपोर्ट भी कर पाएँ, बाहर भी भेज सकें। तो यहाँ पर आपका एग्रीकल्चरल क्रॉप का जो टॉपिक है चैप्टर 2 में, जो पहला पॉइंट था अपना एग्रीकल्चर क्रॉप, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। दूसरा अपना है चैप्टर में मिनरल्स। अब यहाँ से मिनरल्स स्टार्ट होता है। तो मिनरल्स में हम क्या पढ़ेंगे? उसके टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंस एंड कंजर्वेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि मिनरल क्या होते हैं। सब्सटेंस विच आर एक्सट्रैक्टेड बाय डिगिंग द अर्थ सरफेस डीपली आर कॉल्ड मिनरल्स। वो सब्सटेंस जो हमको अर्थ की सरफेस को डिग करने के बाद मिलते हैं, जब हम उनको डीपली डिग करते हैं तो अंदर से जो हमें मिलता है सब्सटेंस, वो मिनरल्स कहलाते हैं। अब मिनरल्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है मेटेलिक मिनरल, एक होता है नॉन मेटेलिक। अब मेटेलिक को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक फेरस और एक नॉन फेरस। फेरस मीन्स जिसमें आयरन ओर प्रेजेंट हो, आयरन प्रेजेंट हो, तो आयरन ओर उसका एक एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम और उसका दूसरा एग्जाम्पल है। और नॉन फेरस जिसमें कि फेरस नहीं है, आयरन प्रेजेंट नहीं है, तो उसका एग्जाम्पल हो जाता है गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि हमें डिग करने के बाद मिलता है। दूसरा होता है हमको क्या अर्थ सरफेस से कौन सा मिनरल मिलता है? नॉन मेटेलिक, जिसमें
एग्जाम्पल है डायमंड एंड लाइमस्टोन। तो इसमें मेटल नहीं पाया जाता है, लेकिन ये हमको डिग करने के बाद जो है ये मिनरल ही है, ये हमको अर्थ सरफेस से ही मिलता है। फिर देखिए क्या अब माना गया है, इंडिया हैज़ रिजर्व ऑफ मिनरल वेल्थ। इंडिया के पास बहुत सारे जो है मिनरल पाए जाते हैं, इसलिए उसको खजाना कहा गया है इंडिया को मिनरल्स का। फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू जो प्लेट्यू कंटेन रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स एंड इज़ नोन एज मिनरल वंडर ऑफ वर्ल्ड। इंडियाज़ 40% मिनरल आर फाउंड हियर। मतलब छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो सबसे ज़्यादा उसके पास कितना 40% मिनरल तो सिर्फ छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही मिलते हैं, तो इसलिए उसको क्या कहा गया है, वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा गया है। वो नोन एज मिनरल का वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा गया है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।